welcome to my channel. In this video we'll be talking about Prime Minister. We'll be discussing about the powers of the Prime Minister. Apart from that, we'll be looking at the all the perks and privileges, allowances that are given to the Prime Minister, and what is the role of Prime Minister in a parliamentary form of government. So beginning with, in a parliamentary form of government, President is de jure executive, whereas Prime Minister is de facto executive. एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ज़रूर होता है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है जो केवल नाम की होती है, उसके पास पावर्स कुछ नहीं होती, वो सिर्फ नाम का होता है. तो इंडिया के केस में प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वहीं ब्रिटेन के केस में क्वीन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव जिसके पास सारी पावर्स होती हैं. तो वो इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के केस में भी प्राइम मिनिस्टर है. तो आई थिंक लैटिन के वर्ड्स में नॉमिनल इज़ डी ज्योर. तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वहीं जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है. इसीलिए प्रेसिडेंट को डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, वहीं प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट स्टेट का हेड है, वेयरएज प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो सरकार है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन स्टेट का, पूरे भारत का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है. उसके पास पावर्स नहीं है, बट ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. आर्टिकल 75 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 75 कोई प्रोसेस मेंशन नहीं करता. प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं है. लेकिन जो आर्टिकल 75 है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस हमें नहीं पता तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देंगे. प्रेसिडेंट इज़ नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीबडी. किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है. इन केस अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी ही नहीं है तो, फॉर एग्जांपल आज के केस में बीजेपी एक मेजॉरिटी पार्टी है, तो बीजेपी के लीडर मोदी उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया. बट फॉर एग्जांपल बीजेपी से पहले वाला फेज़, उसमें कोई एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो ऐसे केस के अंदर प्रेसिडेंट किसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करेगा? ये तो क्लियर है, प्रेसिडेंट किसी इज़ नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज प्राइम मिनिस्टर. सो whom will the president appoint as prime minister? तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई, ऐसे केसेस के अंदर कोएलिशंस का गठन किया जाता है, गठबंधन की सरकार बनती है. और जब कोएलिशन की सरकार बनती है तो कोएलिशन, जैसा कि हमें पता है, बहुत सारी पार्टीज़ के एक साथ आने पर कोएलिशन बनता है. तो जो कोएलिशन की सरकार होगी, ये कोएलिशन की सरकार में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, बहुत सारी पार्टियां कोएलिशन में होती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, और उसे 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास मत पारित करना होता है. विश्वास मत 1 महीने के अंदर संसद के अंदर उन्हें पारित करवाना होता है. पहली बार 1979 में पहली बार प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने
चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया था आफ्टर फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर जाती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी को अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी और कोएलिशन की गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर नीलम संजीवा रेड्डी का नाम आगे रखा जाता है। तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है, वो अपना जो मेजॉरिटी है वो खो देते हैं संसद में। उसके बाद एक कोएलिशन का गठन होता है, विपक्ष एक कोएलिशन बनाता है, गठबंधन बनाता है। गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के लीडर नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो चरण सिंह थे। तो चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद एक और केस था जब 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया था। बट if on the death of incumbent prime minister the ruling party appoints a new leader, the president has no choice but to appoint him as prime minister। ये बात सच है कि अगर कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली है और तब अगर विपक्ष का दल एक कोएलिशन बनाकर सरकार बनाने की बात करता है तो प्रेसिडेंट उस कोएलिशन की लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और जो रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, उस समय रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। तो जो रूलिंग पार्टी अगर एक नया लीडर चुन लेती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय राजीव गांधी को अपना लीडर चुना था। तो प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि नहीं एक कोएलिशन बनाओ और मैं उसके लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। नहीं, जो रूलिंग पार्टी ने जिसे रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट को उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। 1980 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रेसिडेंट पहले किसी भी इंडिविजुअल को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। किसी भी इंडिविजुअल का मतलब है किसी भी एक लीडर को, जो मेजॉरिटी पार्टी या कोएलिशन की जो पार्टी है उसके किसी भी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, जो भी रिकमेंडेशंस होंगे उसके आधार पर। और उसके बाद दे कैन प्रूव मेजॉरिटी। उन्हें पहले संसद में मेजॉरिटी प्रूव करके फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लेना इतना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट दे कैन टेक द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देन लेटर दे कैन प्रूव देयर मेजॉरिटी इन दी असेंबली। फिर असेंबली के अंदर अपनी मेजॉरिटी वो प्रूव कर सकते हैं। तो अब तक ऐसा ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जैसे जिन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ली, उसके बाद उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की। लाइक चरण सिंह इन 1979, वीपी सिंह इन 1989, चंद्रशेखर इन 1990, पीवी नरसिम्हा राव इन 1991, अटल बिहारी वाजपेयी इन 1996, आई.के. गुजराल इन 1997, देव गौड़ा इन 1996, अटल बिहारी वाजपेयी अगेन इन 1998। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार 79, फिर 89, फिर 90, एक साल बाद ही, फिर एक साल बाद 91, फिर 96, फिर एक साल बाद 97, उसके अलावा ये पहले आएगा प्रायर टू दिस। उसके बाद एक साल बाद 97 के एक साल बाद 98 अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा फेज़ था जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिक्स बहुत इंस्टेबल थी और इस समय इसे कोएलिशन फेज़ के तौर पर भी जाना जाता है।
ये एक ऐसा फेज़ था जब इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनी, तो इसे कोएलिशन का फेज़ भी जाना जाता है, जहाँ पर तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 1989 से लेकर 2014 के फेज़ को कोएलिशन का फेज़ माना जाता है। इस बीच लगभग 11 से भी ज़्यादा कोएलिशन की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी हासिल करके कोएलिशन फेज़ का अंत कर दिया। इस तरीके से ये हुआ। उसके अलावा जब हम देखें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ही मस्ट बिलोंग टू एनी हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन्हें किसी एक हाउस से मेंबर होना है। और अगर वो मेंबर नहीं है तो उन्हें 6 मंथ्स के अंदर वापस इलेक्ट होना है। 6 मंथ्स के अंदर उनका वापस इलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर आपको बनना है तो आपको लोकसभा का ही मेंबर होना ज़रूरी है, नहीं, आप राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, तब भी आप प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हैं। जैसे इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के मेंबर्स थे। उसके अलावा ब्रिटेन के अंदर आप प्रधानमंत्री को लोअर हाउस का मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में आप अपर हाउस के भी हो सकते हैं, लोअर हाउस के भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में लोअर हाउस का मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ओथ, अगर हम ओथ की बात करें, टर्म की बात करें, सैलरी की बात करें, तो सबसे पहले ओथ, शपथ कैसे ली जाती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं, ओथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। ओथ दो चीज़ों के ऊपर ली जाती है। एक तो ऑफिस, उनका जो फ़र्ज़ है, उनकी जो ड्यूटी है उस पद पे रहने पर वो उसे निभाएंगे। और सीक्रेसी, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें क्या क्या बातें रिवील नहीं करनी है, किस किस मुद्दों पर सीक्रेसी बनाए रखनी है, ये सब उन्हें स्वीयर करना पड़ता है, ये ओथ लेनी पड़ती है। तो प्राइम मिनिस्टर ये स्वीयर करते हैं दैट टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथफुल रहेंगे, वो लेते हैं शपथ। उसके अलावा वो भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता और इसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान की तरफ लॉयल रहेंगे, भारत की इंटीग्रिटी और उसकी सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे और फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे और वही काम करेंगे जो भारत के हर नागरिक के लिए सही होगा। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हर तरीके से सब लोगों के लिए, सब भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। ये ऑथ ऑफ ऑफिस है। उस ऑफिस में, ऑफिस का मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहते वक्त वो उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो ये सब लेते हैं। दूसरी तरफ वो सीक्रेसी की भी ओथ लेते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वो कभी भी कुछ ऐसा रिवील नहीं करेंगे दैट इज़ ब्रॉट टू हिज कंसिडरेशन, जो भी उनको बताया जाता है एक मिनिस्टर के तौर पर वो कभी भी उसे रिवील नहीं करेंगे। उसके अलावा नो टर्म इज़ फिक्स्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए हाँ माना, हमारे लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हमारी कंट्री में 5 ईयर्स की होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई एक फिक्स टर्म नहीं है। वो तब तक ऑफिस एंजॉय करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। प्रेसिडेंट का प्लेजर मीन्स प्रेसिडेंट कभी भी उन्हें रिमूव नहीं कर सकते कि रातों रात रिमूव कर दिया, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव इट। प्राइम मिनिस्टर तब तक उस पोस्ट पर रहेंगे जब तक ही एन्जॉयज़ द सपोर्ट इन लोकसभा, जब तक लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है तब तक वो उस पोस्ट पर रहेंगे। और जिस दिन वो सपोर्ट खो देंगे, जिस दिन वो मेजॉरिटी उनके हाथ से चली जाएगी, ही मस्ट रिज़ाइन, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो सैलरी होती है, उनके अलावेंसेस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, इट इज़ डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर ही है, प्राइम मिनिस्टर भी आखिर एक मिनिस्टर ही है, यूनियन मिनिस्टर है ये।
हाँ, सभी मिनिस्टर्स में प्राइम है, इसीलिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन है एक मिनिस्टर ही। तो हर एक मिनिस्टर का जो सैलरी है, उसकी अलावेंसेस सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। प्राइम मिनिस्टर को हर वो अलावेंस मिलता है जो एक एमपी को मिलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर भी एक एमपी ही है। उन्हें सैंक्चुअरी अलावेंसेस मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन, रहने का खाने का खर्चा फ्री होता है, ट्रैवलिंग अलावेंस मिलते हैं। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। उसके अलावा जब हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी शक्तियां और उनके फंक्शंस। अब जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, इसे हमने इस तरीके से टेबल के तौर पर पढ़ने की कोशिश की है। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ बीच में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इन रिलेशंस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? मिनिस्टर्स का समूह जिसे कैबिनेट कहा जाता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशंस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। जब वो कैबिनेट से डील करेंगे तो उनके पास क्या पावर्स होंगी, जब वो प्रेसिडेंट से डील करेंगे तब उनके पास क्या पावर्स होंगी। उसके अलावा जब वो पार्लियामेंट से डील करेंगे तब उनके पास क्या पावर्स होंगी, और बाकी और अदर पावर्स क्या होंगी। अब आप एक अंतर समझिए कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच में। पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन भी है और रूलिंग पार्टी भी है, लेकिन कैबिनेट के अंदर रूलिंग पार्टी के उन्हीं मिनिस्टर्स को चुना जाता है जो केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं। केंद्र में जो मंत्री हैं उनके समूह को कैबिनेट कहा जाता है। तो बेसिकली हम इसमें इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर है इन रिलेशन टू मिनिस्टर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि इन रिलेशन टू कैबिनेट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन रिलेशन टू कैबिनेट, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए, आप इनको कर दीजिए, इनको कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट केवल उन्हें मंत्री के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे। बिना प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस के प्रेसिडेंट किसी को मंत्री नहीं बना सकता। जो एलोकेशन होगा, रीशफलमेंट होगा, यानी मंत्रालय बांटे जाते हैं, समय समय पर रीशफल होती है कैबिनेट। पहले जिसको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे रखी थी अब उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दे रखी थी उसको अब एविएशन मिनिस्ट्री दे दी। तो ये जो रीशफलमेंट की जो पावर होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। उसके अलावा ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, किसी भी मिनिस्टर को वो रिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं। साथ ही वो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए। तो डिसमिसल से रिलेटेड रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर देते हैं। उसके अलावा किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी, कैबिनेट के डिसीजंस होंगे, सब प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं, उन्हीं की शक्तियाँ हैं ये। उसके अलावा मिनिस्टर्स की सारी एक्टिविटीज़ सब प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट कोलैप्स ऑफ काउंसिल वंस। देखो, प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर, ये पूरी कैबिनेट है, इसके जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। एक बार प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। कैबिनेट का कोई अस्तित्व नहीं है प्रधानमंत्री के बिना, इसीलिए
वो पूरी कैबिनेट का कोलैप्स कर सकते हैं, पूरी कैबिनेट का अंत कर सकते हैं बाय रिजाइनिंग। खुद रिजाइन देकर, रेजिग्नेशन देके वो पूरी कैबिनेट को कोलैप्स कर सकते हैं। और अगर डेथ है या रेजिग्नेशन है अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का, इट डिजॉल्व्स द एंटायर कैबिनेट, पूरी कैबिनेट डिजॉल्व हो जाएगी एंड देयर विल बी अ वैक्यूम, कुछ नहीं रहेगा फिर उसमें। उसके बाद जब हम प्रेसिडेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को देखें, प्रेसिडेंट के रिलेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर को देखें तो कैबिनेट और प्रेसिडेंट, इधर प्रेसिडेंट है इधर कैबिनेट है, इनके बीच एक चैनल का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। उसके अलावा ही कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस ऑफ कैबिनेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन टू प्रेसिडेंट। एक कैबिनेट क्या क्या निर्णय ले रही है ये सारे प्रेसिडेंट को देते हैं प्राइम मिनिस्टर। और जब भी प्रेसिडेंट ऐसी रिकमेंडेशंस या ऐसी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से मांगते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैव टू फर्निश इट, प्राइम मिनिस्टर को देनी होती है प्रेसिडेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफॉर्मेशन देने, एक चैनल का प्रयोग करने के अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइज करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। किसी भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल, जैसे जो बहुत उच्च अधिकारी होते हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, चेयरमैन हो गए यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, ये जितनी भी उच्च पोस्ट होती हैं, इन सभी उच्च पोस्ट पर जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस पर अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा जब हम पार्लियामेंट के केस में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को देखें, सो ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू समनिंग एंड प्रोरोग्यूइंग ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं उनको शुरू करना, उनको समन करना और प्रोरोग्यूइंग, उनका अंत करना, उन्हें ख़त्म करना, इसकी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और लोकसभा के डिसोल्यूशन की, लोकसभा को डिसॉल्व करना है, यह रिकमेंडेशंस भी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। जो बाकी की पावर्स हैं उन्हें देखें तो नीति आयोग के चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो था इसके भी जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के जो चेयरमैन है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसे शेप करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपने सुना होगा कि जो हमारी पहली कैबिनेट थी उसमें इनफैक्ट पंडित नेहरू, ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर, पंडित नेहरू फॉरेन मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन होते हैं। जो भी यूनियन गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है उसमें जो सबसे पहले जो प्रवक्ता होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हर एक जो निर्णय लिया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन प्राइम मिनिस्टर को देना होता है। उसके अलावा ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ही इज़ ऑल्सो द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब भी एमरजेंसी की स्थिति होती है देन ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर। एंड इन रिलेशन टू पार्लियामेंट एक जो पॉइंट रह गया, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। सरकार की क्या क्या नीतियां हैं वो सब लोकसभा के अंदर या फ्लोर ऑफ द हाउस यानी जो भी पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी नीतियां होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ही एक्सप्लेन करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइम मिनिस्टर का हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर क्या रोल है, इस रोल को एक्सप्लेन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के रोल को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने
प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ कहा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जैसे कि उनके स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहीं इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री है, यहाँ पर नॉमिनल जो हेड है वो प्रेसिडेंट है और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनल है और वही रियल है। एक ही आदमी नॉमिनल भी है और रियल भी है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन प्रेसिडेंट। किस तरीके से? अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन प्रेसिडेंट। अब हम इस पे देखेंगे। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, देखिए, इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट, इनमें अंतर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। वही अमेरिका के प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी हैं और वही रियल एग्जीक्यूटिव भी हैं। वहीं इंडिया के प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया के प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव तो है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये मेजर अंतर है इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच। और ऐसे कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में केवल इतनी सिमिलैरिटी है कि दोनों का नाम प्रेसिडेंट है, बस। इनके नाम के अलावा इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अगर किसी चीज़ में सिमिलैरिटी है दोनों देशों के बीच में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में सिमिलैरिटी है। इफ़ एनी फंक्शनरी, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी फंक्शनरी अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंडर कोई भी फंक्शनरी, इफ़ इट इज़ कंपेयर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अगर उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जाए तो इट शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। केवल भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपेयर किया जा सकता है, एंड नॉट द प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में केवल प्रेसिडेंट नाम सेम है, बाकी सब काम अलग है। उसके अलावा लॉर्ड मॉर्ले ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पेरेस। प्राइमस इंटर पेरेस एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। मैं पहले भी बता चुकी, प्राइम मिनिस्टर इज ओनली अ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, लेकिन वो सभी मंत्रियों में प्रधान होता है, इसीलिए उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। सारे मंत्री हैं एक कैबिनेट के, सब इक्वल हैं, लेकिन इन सारे जो इक्वल मिनिस्टर्स हैं, इनमें जो फर्स्ट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए इसे प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पेरेस, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। He will occupy the position of exceptional and peculiar authority as long as the system lasts. और जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक इनकी जो पोजीशन है वो एक्सेप्शनल रहेगी या अपवाद रहेगी, ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास रहेगी। उसके अलावा हर्बर्ट मैरिसन ने भी इसे प्राइमस इंटर पेरेस का नाम दिया है। सर विलियम वर्नर हार्कर्ट ने इसे इंटरस्टेलास ल्यूना माइनोरिस के नाम दिया है। ये क्या होता है? मून अमंग लेसर स्टार्स। लेसर स्टार्स के बीच एक चांद, बहुत सारे स्टार्स हैं, उन स्टार्स के बीच एक चांद है प्राइम मिनिस्टर। मतलब बहुत सारे इक्वल मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच में एक अलग है प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, लेकिन वो प्रधान है, आगे है। जेनिंग्स ने कहा है प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा सन है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वो हमारे संविधान का की स्टोन है, और जितने भी रोड हमारे संविधान में बने हुए हैं वो सब आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ ही जाते हैं। एच.जे. लास्की ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू फॉर्मेशन, लाइफ एंड डेथ ऑफ कैबिनेट। जब तक प्रधानमंत्री है इसीलिए कैबिनेट फॉर्म हुई। जब तक प्रधानमंत्री है उस कैबिनेट की लाइफ रहेगी, और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हट जाते हैं उसी दिन उस कैबिनेट की डेथ हो जाएगी, कैबिनेट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके अलावा H.R.G. ग्रीव्स, उन्होंने कहा है,
गवर्नमेंट इज़ द मास्टर ऑफ कंट्री एंड पीएम इज़ द मास्टर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक देश है, इसकी जो मास्टर है वो एक गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट का मास्टर प्राइम मिनिस्टर है। तो आप इनकी पोजीशन को इस बात से, इनके कथनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुनरो ने कहा है कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। जो मुनरो थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो है एक ऐसी शिप से का कैप्टन बताया है। उन्होंने स्टेट को एक शिप बताई है और ये जो स्टेट है इसका कैप्टन प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट रूपी शिप का जो कैप्टन है वो एक प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा रामसे म्यूर ने कहा है द स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। ये जो स्टेट की शिप है, स्टेट की शिप मतलब स्टेट एक शिप है और इस शिप का जो कैप्टन है वो प्राइम मिनिस्टर है। इस शिप की जो स्टीयरिंग है और जिसने इस स्टीयरिंग को पकड़ रखा है वो प्राइम मिनिस्टर है। बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन लोगों ने कहा है। उसके अलावा जब हम प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप को देखें प्रेसिडेंट के साथ कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के कैसे रिश्ते हैं, तो 3 मेजर आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 एक एडवाइजरी रिलेशनशिप बताता है। क्या एडवाइजरी रिलेशनशिप? कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट। पूरी कैबिनेट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी निर्णय लेंगे ही विल टेक इट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के जो एडवाइस है उसके आधार पर प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे। प्रेसिडेंट एक बार उस निर्णय को वापस भेज सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन, लेकिन अगर फिर से वही रिकन्सिडर्ड जो निर्णय है वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है देन द प्रेसिडेंट हैव टू ओबे दैट। प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से निर्णय देना पड़ेगा। आर्टिकल 75 के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि किसे मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाए। आर्टिकल 78 के अंदर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस टेकन बाय काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के हेड होते हैं। जो भी निर्णय काउंसिल लेती है प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेसिडेंट को बताएं, उन्हें उस बात से उसके बारे में बताएं, उसे वहाँ तक कम्युनिकेट करें। अब हम उन चीफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब अपनी सर्विस दे चुके हैं। अब तक भारत के इतिहास में 6 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। इनमें सबसे पहला नाम मोरारजी देसाई का आता है जो बॉम्बे स्टेट, पहले महाराष्ट्र और गुजरात ये एक ही राज्य हुआ करता था। 1960 में ये अलग हुए थे, जहाँ पर मराठी स्पीकिंग जो एरियाज थे उसको महाराष्ट्र बोला गया और गुजराती स्पीकिंग को गुजरात, तो उसे बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1952 से 56 तक ये बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। फिर ये 1977 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1977 में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके अलावा जनता पार्टी गवर्नमेंट में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दूसरा नाम चरण सिंह का है। ये अनडिवाइडेड यूपी, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था, उसे अनडिवाइडेड यूपी के नाम से जाना जाता। अनडिवाइडेड नहीं, उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो अनडिवाइडेड यूपी के 1967 से 68 तक चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह। उसके अलावा वीपी सिंह, वे भी यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर रहे नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 1991 के आसपास ये भारत के प्रधानमंत्री बने। देव गौड़ा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में ये प्राइम मिनिस्टर बने 1996 में। और नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं
2001 से 2014 तक, और 2014 में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस तरीके से ये 6 जो है चीफ मिनिस्टर्स थे जो आगे चल के भारत के प्राइम मिनिस्टर्स बने।